हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मेरा नाम है हरीश और आज हम आए हैं +2 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लेकर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक्स के बारे में बिल्कुल बात करेंगे कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कूलम्स लॉ क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल करते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बात करेंगे आज के लेक्चर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर है, आज क्लास 12th का फर्स्ट लेक्चर है। होपफुली क्लास 12th के बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी होगी, नहीं की होगी तो अभी भी लेट नहीं हुए हैं, जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? अच्छा, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक साइंस की ब्रांच है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बुक के अंदर नहीं लिख रखा है, ऐसे ही बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो पार्ट्स में सब डिवाइडेड है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? कई बच्चों ने बुक में पढ़ा होगा, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको अभी बता दिया जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि हम उन चार्जेस की स्टडी करते हैं जो अभी रेस्ट पे है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज की स्टडी की जाती है, चार्ज की स्टडी, बट जो चार्ज रेस्ट पे हैं, अभी चार्जेस मूव नहीं कर रहे, उनकी स्टडी करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्जेस मोशन में होंगे, जब चार्जेस मूव करेंगे, चार्जेस मोशन में होंगे और जो उसकी स्टडी होगी उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हमारा चैप्टर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, हमें डायनेमिक्स नहीं पढ़ना। जस्ट जनरली तुम्हें बता दिया कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होती क्या है, हमें इसके ऊपर फोकस करना है। पूरे चैप्टर में इसकी बात करेंगे। जब भी चार्जेस रेस्ट पे रहेंगे, दो चार्जेस और वो पड़े हैं, हिल नहीं रहे, जब भी यार चार्जेस ना दो पड़े हैं अपनी जगह पे, तो उनकी थ्योरी, उनका प्रैक्टिकल दोनों अलग होंगे। जब वो मूव करने लग जाएंगे तो उनके अंदर हलचल होगी, तो उनकी सारी चीज़ें बदल जाएंगी, तो इसलिए इनको अलग अलग स्टडी करना पड़ता है। अभी के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। क्लियर है? ठीक है, बड़ा ही बेसिक सा आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक, अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे परमिटिविटी वगैरह और टॉपिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, ये अगले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आज मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप लोग इसका बेसिक्स सीख लो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए थोड़ा सा कि ये चैप्टर है क्या। ओके ओके, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि यार चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है? चार्ज सबको पता होगा चार्ज क्या होता है। हाँ, सबको पता है कि सर चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अच्छा, होता क्या है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? चार्ज क्या होता है? अच्छा, अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन देने की कोशिश करूं तो चार्ज इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब इसको ना यार मैं डिफाइन नहीं कर सकता प्रॉपरली। चार्ज है, कुछ है चार्ज, और मैं इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाता। जैसे मैं बोलूँ मास क्या है, मास, मैं बोलता हूँ मास को डिफाइन करो, तो अब मास भी बोलोगे कि यार मास भी ना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि कितना किसी के अंदर मैटर है उसको मास बोल दोगे आप। किसी के अंदर कितना मैटर है उसको मास बोल दो। बट मैं बोलूँ इसको डिटेल में एक्सप्लेन करो, अब बोलोगे यार मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको। ऐसे ही चार्ज भी, किसी के पास कितना चार्ज है आप बोलोगे, वो चार्ज है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज़्यादा कम, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसी के कारण उसके पास चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। बट मैं इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इसको किताबों में लिखा मिलेगा कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। आप इसको याद रखेंगे, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज और मास ना दोनों एक तरह के होते हैं। चार्ज और मास दोनों एक तरह के हैं, दोनों को प्रॉपरली डिफाइंड नहीं किया गया, अभी तक प्रॉपरली डिफाइंड नहीं किया गया। तो चलिए एक बात मैं एक और करता हूँ, एक बात करते हैं, चार्ज और मास का डिफरेंस बताओ मुझे। चार्ज और मास में डिफरेंस करते हैं, आपको समझ में आएगा चार्ज और मास में क्या क्या डिफरेंस है। कोई बताएगा चार्ज और मास का डिफरेंस? देखो यार, जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है।
और मास भी पॉजिटिव होता है पर नेगेटिव नहीं होता। मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, याद रखेंगे, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। वेट आपका नेगेटिव हो पा रहा था कभी कभी जब हम W = mg करते थे, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो रही थी तो वेट आपका नेगेटिव हो सकता था, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्लियर है? चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होता है, मास पॉजिटिव ही होता है। हाँ, चार्ज जीरो भी हो सकता है, बट वो जीरो भी +0 या -0 मान लेते हैं हम, तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं। ठीक, पक्का? ओके, तो अगली बात, अगला पॉइंट, जो चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज स्पीड पे डिपेंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। जो मास है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो सर, ऐसा थोड़ी होता है। मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, मेरा मास है 10 kg, मेरा मास है 10 kg। आप बोलोगे आपका मास ज़्यादा, मेरा वेट ज़्यादा, मास मेरा कम है। ठीक है, मेरा मास है मान लो 10 kg, तो अभी मैं रेस्ट पोजीशन पे हूँ और मैं भागने लग जाऊँ, क्या मेरा मास बदलेगा? क्या मेरा मास बदलेगा? नहीं बदलेगा। बदलेगा यार, बदलेगा, मतलब मेरा नहीं बदलेगा। एक फॉर्मूला गिवन है जिससे रेस्ट पे और मोशन पे मास अलग अलग होता है। देखो, एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ तुम्हें, m = m0 डिवाइडेड बाय 1 - c², 1 - v² बाय c²। ये है मास एट रेस्ट, समझो इसको। ये है वेलोसिटी मोशन में और ये है स्पीड ऑफ लाइट, और ये आएगा मूविंग मास, मतलब कि जो मोशन में मास होगा, मास इन मोशन। ये एक रिलेशन है, बिल्कुल 100% इफेक्टिव है, ये हमारे ऊपर भी इफेक्टिव है, बट इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, मतलब हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट नहीं करता। अरे देखो, स्पीड ऑफ लाइट है तो ये तो बहुत ज़्यादा होती है, इसके रेफरेंस में हमारी स्पीड तो कितनी होगी, 10 मीटर/सेकंड हो जाएगी, 100 मीटर, वैसे तो नहीं होगी यार, बहुत ज़्यादा है 100 मीटर/सेकंड। चलो किसी गाड़ी की भी हो जाएगी, मान लो इतनी हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करूंगा, ये कितनी बड़ी वैल्यू है यार, इन दोनों को कंपेयर करूंगा, जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये 10⁻0 हो जाएगा। ये 10⁻0 तो 1 - 0 0, 1 - 1 1 और 1 का √1। तो हम बोलते हैं m और m0 हमारे लिए बहुत बराबर ही आता है, मोशन में भी और रेस्ट में भी। बट जब कोई बॉडी बहुत तेज वेलोसिटी पर जाएगी, बड़ी ज़्यादा तेज वेलोसिटी पर जाएगी, मान लो स्पीड की लाइट के आसपास जा रही है, तो ये 1 1 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी इसके आसपास होगी, तो इसको डिवाइड करेंगे 1 1 - 1 0, तो ये, तो उसका मास हो जाएगा इनफाइनाइट, उसका मास हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि वो मोशन में है, खड़ी थी तो कम था। तो मास स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखना, मास स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज मास के ऊपर, स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, टॉपिक नहीं है हमारा, ये बुक में गिवन है एग्जांपल, इसलिए बात कर रहा हूँ। एक और बात, चार्ज, किसी भी बॉडी के पास चार्ज हो, इफ अ बॉडी हैज चार्ज, then it must have a mass, it must have a mass। यानी कि अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा ही होगा। बट अगर किसी बॉडी के पास मास है तो ये जरूरी नहीं है उसके पास चार्ज भी है, ये जरूरी नहीं है उसके पास चार्ज भी। अगर मास है तो चार्ज होना जरूरी नहीं है, बट अगर चार्ज है तो मास तो उसका कुछ ना कुछ होगा ही होगा। क्लियर है? समझ में आया होगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है। ओके, चार्ज की बात करते हैं, मास का हमारा चैप्टर नहीं है, हमारा चैप्टर चार्ज के बेस पर चलेगा। सिर्फ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के लिए समझाना चाहता था तुम्हें, और मे भी समझ में आ गया होगा। तो चार्ज क्या होता है? अच्छा, चार्ज दो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। एक तो याद रखना, पढ़े होंगे स्केलर वेक्टर यार, +1 में पढ़ के आए हो। सर भूल गए +1 का तो सारा कुछ, दोबारा बता दो। दोबारा नहीं बताऊंगा, दोबारा पढ़ना। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, पक्का। चलते हैं आगे। चार्ज की यूनिट बताओ। अच्छा, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्स, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्स, पढ़ी होगी, C से डिनोट करते हैं उसको। क्या यूनिट होती है? कूलम्स, या कूलम बोल देते हैं। ओके, फिर एक आता है
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये क्या कहता है? ये वैसा ही लॉ है जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास होता था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसे ही चार्ज का कंजर्वेशन कहता है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज ना तो मर सकता है ना पैदा किया जा सकता, सिर्फ एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सा लॉ है, बिल्कुल सिंपल सा लॉ है कि चार्ज की कंजर्वेशन बराबर रहती है, चार्ज कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा, होगा मतलब, बट कंजर्व्ड रहेगा, टोटली कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ यार, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ये भी बोलता है एक आइसोलेटेड सिस्टम है अगर, तो उसके अंदर चार्ज कांस्टेंट रहेगा, जितना टोटल चार्ज था उतना ही रहेगा, टोटल चार्ज में कमी ज़्यादा नहीं होगी, छोटा मोटा चार्ज इधर उधर हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, कुछ भी नहीं है, मैं बोलता हूँ कि मैंने एक डब्बा लिया, उसके अंदर चार्ज बंद कर दिया, +3 +5 +7 -2, मान लो ये चार्ज है सारे के सारे प्लस और नेगेटिव के। टोटल चार्ज कितना हुआ? 3 5 8 7 15 2 13, माइनस किया ना 13। तो अब इसको पकड़कर मैंने हिला दिया, इसको जू कर दिया मैंने, इसको डब्बे को हिला दिया, तो चार्ज इधर उधर चला जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3 -7 +7, ठीक, +7 और +3, ऐसे हो जाएगा। मतलब चार्ज की वैल्यू इधर उधर इसकी होगी, बट टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। देखो टोटल का कितना हो, ये तो कट जाएगा, 7 और 3 10 +3 13, इधर भी 13, टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, चार्ज यार क्या पता, इसने इसका बना चार्ज इसने दिया, इसने इससे ले लिया, इसने इसको दे दिया, यहाँ से इधर उधर हिला, बट टोटल चार्ज तो कंजर्व रहा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, चलें आगे। ओके, बिल्कुल बेसिक सी बातें यार, होपफुली समझ में आ रहा होगा, अभी है ही नहीं समझने वाला कुछ भी। अगला बात है, यहाँ से नई चीज़ पढ़ोगे, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए 2 पॉइंट्स लिखिए, समझ में आएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि वो चार्ज जो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो यार, फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो। वो चार्ज है वो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होता है। जो चार्ज है वो हमेशा फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होता है, कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकती यार चार्ज की ना एक पर्टिकुलर वैल्यू है, चार्ज वैसे ही मिलेगा। चार्ज मतलब विच इज अवेलेबल इन, ये क्वांटाइजेशन का मतलब है, विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट्स। कुछ भी अमाउंट में अवेलेबल नहीं होगा यार। जैसे नोट आते हैं, नोट कुछ सारे नोट थोड़ी आते हैं। नोट 1 रुपये का आता, 2 का आता, वो तो अब आते नहीं। 5 का, 10 का, 20 का, 100, 100, 200, 500, 2000, इसके अलावा बोलो 300 का नोट नहीं, फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है ना। नोट्स हैं जो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है, हर चीज़ का नोट थोड़ी ऐसे। चार्ज हर वैल्यू में नहीं आता, चार्ज भी फिक्स्ड अमाउंट में आता है। समझ में आएगा? अब एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आएगा। दूसरी बात है कि जो कम से कम चार्ज है, कम से कम चार्ज जो दुनिया में हो सकता है किसी बॉडी के ऊपर, कम से कम चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। सबसे छोटा चार्ज जो अब दुनिया में अवेलेबल है वो इतने का चार्ज अवेलेबल है। इतना चार्ज हमें कम से कम मिल सकता है, कम से कम इतना चार्ज मिल सकता है। इसके अलावा इससे कम चार्ज नहीं मिल सकता, क्योंकि किसी के ऊपर चार्ज इतना तो होगा ही होगा, कम से कम, इससे कम नहीं होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। इसको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल चार्ज। क्लियर है? डन। जो ये चार्ज है फिक्स्ड अमाउंट में मिलता है, तो ये चार्ज इसी के मल्टीपल में मिलेगा। मतलब चार्ज इज ऑलवेज अवेलेबल
चार्ज इज ऑलवेज अवेलेबल इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल, इसका क्या मतलब है कि चार्ज मान लो एक है, इतना चार्ज है आपके पास, मैं बोल लूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो 2 इंटू ये होगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा, मैं बोलूँगा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतना चार्ज होगा, 3 इंटू 10⁻⁻20। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे इसी के मल्टीपल में चार्ज कम या बढ़ेगा, ये जो चार्ज है ना इसी के मल्टीपल में चार्ज बढ़ेगा। इतना इंटू 2 कर देंगे तो ये 2, इंटू 3 कर देंगे इतना ही चार्ज, इसके बीच की वैल्यू में चार्ज नहीं होगा। 2 इंटू ये 3 इंटू ये कर दिया, इस 2 इंटू ये और 3 इंटू ये, इसके बीच में जो वैल्यू आएगी उसमें कोई चार्ज नहीं अवेलेबल होगा। सिर्फ इसके मल्टीपल्स में चार्ज बढ़ेगा या कम होगा, सिर्फ इसके मल्टीपल्स में चार्ज बढ़ेगा या कम होगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, इन्होंने इसके लिए फॉर्मूला दे रखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसका चार्ज है उसके मल्टीपल्स के बराबर होता है। Q इज इक्वल टू Ni, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जितना 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज और नंबर कितने वो इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे अरे क्वेश्चन लिखो, समझ में आएगा। कैन एन इलेक्ट्रॉन हैव 7 इंटू 10⁸ कूलम चार्ज। क्या 1 इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज हो सकता है? ठीक है, एक नहीं, चलो ऐसा करो, कैन फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर इतना चार्ज ले सकते हैं। कैन फ्यू इलेक्ट्रॉन्स हैव इतना चार्ज। अच्छा, फॉर्मूला क्या है ये, Q इज इक्वल टू Ne। अब कैसे पता चलेगा? अगर तो N की वैल्यू रियल आती है तो इतना चार्ज हो सकता है, नहीं आती तो नहीं हो सकता। तो कितना चार्ज हो सकता है ये 7 इंटू 10⁸ इक्वल टू N हमें पता नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है -19। सॉल्व कर दो N की वैल्यू, N इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁸ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। ये ऊपर चला जाएगा 19, तो ये +19 हो जाएगा। इसको खा लेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, होगा नहीं, तो इसकी वैल्यू आएगी पॉइंट्स में कुछ आएगी। तो इसका मतलब ये चार्ज नहीं हो सकता। अरे N की वैल्यू रियल नहीं आई, इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स में नहीं गया, तो कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि यार मान लो इसका कुछ भी आंसर है 1.8 इंटू 1 18 दूनी 36 36 36 72 1.8, यानी कि 3 पॉइंट कुछ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतना चार्ज होगा। अरे इलेक्ट्रॉन तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे, 3.5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते, समझ रहे हो? ओके, मान लो ये आया 3.5 आया यार, N की वैल्यू 3.5, तो बोलेंगे हाँ 3.5 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतना चार्ज हो सकता है। नहीं हो सकता यार, इलेक्ट्रॉन्स तो अब पॉइंट्स में अवेलेबल ही नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स तो रियल नंबर में अवेलेबल होंगे। आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे तो होगा, तो इतना चार्ज अवेलेबल नहीं हो सकता। ओके, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो पता है ना क्या होते हैं आपको? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है ये तो पता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है, उसके पास प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है। अच्छा, एक बॉडी पे यार प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है? नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर बराबर होता है, न्यूट्रल होता है, तो उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएं, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं वो नेगेटिवली चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएं, प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएं, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। पता है ना? ठीक है, ओके। अब हम बोलते हैं हाउ टू चार्ज अ बॉडी। किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे? हाउ टू चार्ज अ बॉडी, किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे? चार्ज कैसे करेंगे? उसको 2-4 गालियाँ निकाल लेंगे, उसको गुस्सा आ जाएगा। नहीं, वो वाला चार्ज नहीं, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला। ठीक, तो सबसे पहला तो बात है बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। कंडक्शन तो पता ना, उसको टच कर देंगे यार, ये चार्ज बॉडी के साथ ये बॉडी एक न्यूट्रल कंडक्ट कर देंगे तो ये इसको भी चार्ज दे देगा। जैसे ये कंडक्शन मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसको समझो, मान लो एक बॉडी है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल है। एक बॉडी ये रही, ठीक है, एक बॉडी रही ये। मान लो इनका साइज और मास सेम है, इनका साइज सेम है, दोनों का साइज सेम है,
आसान चीज़ बताता हूँ पहले। दोनों का साइज सेम है। मान लो इसके पास चार्ज है -q चार्ज, मान लो इसके पास चार्ज है -q चार्ज और ये न्यूट्रल है। तो इसको इसके साथ टच करूँगा, इसको इसके साथ टच करूँगा तो क्या होगा? तो यार जो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे, एक्सेस थे, तभी तो नेगेटिव चार्ज है ना इसके पास। तो क्या करेगा, जब इसको टच करूँगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, तो ये भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। समझे? टच किया तो उसने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, इसको दे दिए, तो इसको भी नेगेटिव चार्ज मिले। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से चार्ज ट्रांसफर हो गया, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर है? ओके, ठीक है जी। अगला है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन सुनिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मतलब मेरे को चार्ज ट्रांसफर करना, बट मैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं लेके आऊँगा, जिसको करना है। मान लो ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ये एक बॉडी है जिसके पास चार्ज है और मेरे को इसमें ट्रांसफ़र करना है न्यूट्रल में चार्ज, तो मैं इनको कांटेक्ट में नहीं लेके आऊँगा यार, बिना कांटेक्ट के ट्रांसफ़र करना है। तो मैं क्या करूँगा, मान लो मेरे इसके पास -q चार्ज था यार, इसके पास न्यूट्रल चार्ज है, इसके पास माइनस का चार्ज है, इनको कांटेक्ट में नहीं लेके आऊँगा। मैं क्या करूँगा, एक और बॉडी लेके आऊँगा, मान लो ये बॉडी है A, ये बॉडी है B, एक C बॉडी लेके आया मैं ये C बॉडी लेके आया, एक और बॉडी लेके आया, ये मान लो कंडक्टर है और न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल कंडक्टर है, ये क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर है, ये क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर। देखो इसके पास न्यूट्रल चार्ज है तो इसके पास पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 होगा। जब मैं ये न्यूट्रल कंडक्टर इसके पास लेके आऊँगा तो इसका नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ भागेगा। इसको जब मैं टच मतलब ये लेके आऊँगा, इसको इसके साथ टच करा दूंगा, न्यूट्रल कंडक्टर को इस बॉडी के साथ टच करा दूंगा। देखो इसमें से इस पर चार्ज जाना है, बट इनको टच नहीं करा रहा, बट किसी और को तो टच करा सकता हूँ, इसको इसके साथ टच करा दूंगा, तो ये बॉडी पोलराइज हो जाएगी। पता ना पोलराइजेशन क्या होती है यार, प्लस में बहुत अच्छी तरह पढ़ी है। तो ये पोलराइज हो जाएगी, सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और ये इधर भागने की कोशिश करेगा, भागेगा। तो इसके पास कौन सा चार्ज बचा, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव चार्ज। इसके साथ टच ही नहीं करा यार, न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज होगी। नेगेटिव करना हुआ तो उल्टा कर देंगे, तो पॉजिटिव वो लेके आएंगे तो वो उधर भागेगा, इसके बाद नेगेटिव रह जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। समझा है पोलराइजेशन क्या है, कैसे पोलराइज हुआ? ठीक, ओके। अर्थ के साथ भी तो ऐसा करते हैं हम। अरे घर पे क्या करते हैं हम, अपना एक्स्ट्रा चार्ज अर्थ में छोड़ देते हैं। अर्थिंग करते हो ना घर पे, अर्थिंग करते हो ना, अर्थिंग करवाते हो ना, क्यों करवाते हो? वो इसलिए करवाते हैं कि जो एक्स्ट्रा चार्ज हो, टच कर दिया अर्थ के साथ, तो वो सारा नेगेटिव चार्ज उधर चला जाए, तो बचेगा क्या पीछे, पॉजिटिव चार्ज। बचा गया पीछे पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए आपको करंट नहीं लगता। क्लियर है? अगला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या चार्ज करोगे? अरे करते थे बचपन में, छोटे होते यही उल्टे काम किए, तुमने पढ़ाई तो की नहीं, यही तो किया। स्केल लेकर ऐसे रब करते थे बालों के साथ, और उसके साथ वो कागज़ों को छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर लगाते थे, तो उसके साथ चिपक जाते थे। याद आया होगा? हाँ सर आया, यही तो किया हमने। अरे वही चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्यों होता था? जब आप किसी स्केल को ऐसे रब करोगे तो ये चार्ज हो जाता है और उसको अट्रैक्ट करता है, उसके पास चार्ज उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है? ऐसा होता क्यों? अच्छा ऐसा होता क्यों? ऐसा इसलिए होता है, देखो ऐसा पता किस लिए होता है, जब आप दो बॉडीज को रब करोगे, इसको रब करोगे, रब किया आपने, यही फ्रिक्शन हुई ना, तो फ्रिक्शन हुई इनके बीच में, रब करोगे तो मतलब रब करने से मैं इसको हीट दे रहा हूँ। मैं इसको क्या दे रहा हूँ? हीट गिवन टू बॉडी। रब किया तो हीट जा रही ना उसके पास, जा रही है कि नहीं हीट जा रही? ठीक है, ये हीट कहाँ जाएगी? ये जाएगी उसके आउटर मोस्ट शेल में, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना हर बॉडी के पास यार, ये उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगी। ये बॉडी है तो इसके ऐसे न्यूक्लियस, ये हीट जाएगी, पहले आउटर मोस्ट शेल में जाएगी ना, अंदर थोड़ी चली जाएगी। तो आउटर मोस्ट शेल में हीट गई तो ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास गई, ये जो हीट वाली एनर्जी है ये इस इलेक्ट्रॉन को दे दी। ठीक है, तो क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन एनर्जी मिल गई। हाँ सर ये क्या हो गया? ये तो केमिस्ट्री की बातें हैं, समझो इसको, आई नो केमिस्ट्री की बातें हैं। जब मैंने इसको रब किया तो कुछ एनर्जी हुई, हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास गई, आउटर मोस्ट शेल के पास।
इसको एनर्जी मिली, ये इसके लिए होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जब किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी जाती है तो इसको एनर्जी दी, तो यार ये एनर्जी लेकर खुश हो गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल आया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल आया, बाहर निकल आया। इसके पास कौन सा चार्ज बचा, इसके पास बचा पॉजिटिव चार्ज, इसके पास बचा पहले यार न्यूट्रल थे, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अब हमने नेगेटिव चार्ज बाहर निकाल दिया एक, अब मैंने नेगेटिव चार्ज एक बाहर निकाल दिया तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो रब करने से ऐसे चार्ज हो जाती है बॉडी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? दोबारा सुनो। जब मैं बॉडी को रब करता हूँ तो ये गर्म होगी ना यार, गर्म होने मतलब मैं इसको हीट दे रहा हूँ, यानी एनर्जी दे रहा हूँ इसको। ये एनर्जी जाएगी आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में एनर्जी जाएगी तो उसको लगा ये मेरे को यार आयनाइजेशन एनर्जी दे रहा है, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन छोड़ दूँ मैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो नेगेटिव चार्ज बाहर निकला, अब क्या बचा पॉजिटिव चार्ज, पहले न्यूट्रल था। ऐसे बाय फ्रिक्शन बॉडी चार्ज हो जाती है। ओके लेट्स गो आगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं जी कूलम्ब्स लॉ की, अब बात करते हैं जी कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ तुमने पढ़ा होगा, क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ तुमने ही पढ़ा होगा कि यार कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। कूलम्ब्स लॉ ये कहता है, वैसे तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला ये है कि जो फोर्स है वो होता है K(Q1 Q2/r²। ये पढ़ा होगा, ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना सबने, ठीक है। ये कहता क्या है कूलम्ब्स लॉ, ये कहता है कि यार देखो, ये कहता है कि तुमने सुना होगा पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव भी करते हैं, आई नो, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये तो सबको पता है, बट ये बोलते हैं कि कूलम ने बोला कि यार सब बोलते हैं अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, कितनी फोर्स से अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, कितनी फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, तो वो फोर्स कितनी है, उन दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स है कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, उस फोर्स को कूलम्स लॉ ने दे दिया। ये रही फोर्स, देखो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन की कोई भी फोर्स निकाल लोगे, समझे, अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो दो फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितनी फोर्स से कर रहे हैं, थोड़ी धीरे धीरे कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, डिपेंड करेगा ना चार्ज कैसा होगा। तो उसने उसका फॉर्मूला दे दिया, अट्रैक्शन का या रिपल्शन का फोर्स कैसा होगा उसके बारे में बता दिया। तो कूलम्स लॉ ने क्या बताया, कूलम्स लॉ ने बताया कि इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस कैसी होगी, टेल्स अस अबाउट इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस कैसे इंट्रैक्ट करेंगे, कितनी जोर से, कितनी पास से, धीरे से, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। समझ में आया होगा, इसकी डेरिवेशन है, समझ लो। मान लो एक दो चार्जेस है मेरे पास, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, लो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो। दोनों सेम चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इधर को भागेगा, ये इधर को भागेगा। मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो 1 के ऊपर 2 के कारण फोर्स लगी, 1 के ऊपर 2 के कारण फोर्स लगी, 1 पे 2 के कारण फोर्स लगी, 2 पे 1 के कारण फोर्स लगी। मान लो ये जो चार्जेस है इनका सेम, इनका साइज बराबर है, ठीक है, इनका साइज बराबर है। तो ये जो फोर्स हुई ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होगी, ये एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होगी कि नहीं होगी, ये नहीं होगी, पक्का, ठीक। और ये एक बात और याद रखना कि ये पॉइंट चार्जेस हैं, अभी हम आगे बात करेंगे इसकी, ये पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों बड़े चार्ज नहीं है, छोटे चार्ज हैं। ये समझ में आया, F12 = F2 - 1, पक्का। अब देखो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है कि कितना रिपेल करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज है इनके पास, Q1 और Q2 के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा रिपल्शन या उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन, सही है। और जितना इनके अंदर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, जितना इसके अंदर डिस्टेंस ज़्यादा उतनी रिपल्शन कम, पास पड़ेंगे ज़्यादा रिपेल करेंगे, दूर चले जाएंगे रिपल्शन कम हो जाएगी या अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा इनके बीच के डिस्टेंस के, ये लो, इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2/r²। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए मैं लेके आऊँगा K, एक कांस्टेंट, Q1 Q2/r²। अब ये जो K है, ये जो K है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ N N/(N) न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
याद रखना, इसको न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। वैसे तो गिवन होती है बट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो ये वैल्यू है ये फ्री स्पेस के लिए है, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए या हवा के लिए, स्पेस या एयर के लिए या वैक्यूम में, ये के की वैल्यू। ये जो के की वैल्यू है ना, एक बात और याद रखना, ये के डिपेंड्स ऑन मीडियम, के डिपेंड्स ऑन मीडियम। अलग अलग मीडियम का के अलग अलग होगा, अलग मीडियम का के अलग होगा। जैसे हवा का लिए के अलग, पानी के लिए के अलग, समझ रहे हो। मीडियम बदल जाएगा तो के बदल जाएगा, तो के ये मीडियम पे डिपेंड करता है। के किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। इसका मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन भी डिपेंड करेगी मीडियम के ऊपर, ये भी याद रखना। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स और अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी है वो मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना याद रखो। अच्छा, एक बात और याद रखो, न्यूमेरिकल से पहले हम क्या करते हैं, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं यार कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब ये हर जगह वैलिड नहीं है। ये कहाँ कहाँ वैलिड है लिख लो। ये सिर्फ इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि ये सिर्फ वैलिड है ओनली वैलिड ऑन पॉइंट चार्जेस, ओनली वैलिड ऑन पॉइंट चार्जेस। बड़े चार्जेस फोर्सेस के ऊपर, ये बड़े चार्जेस के ऊपर ये वैलिड नहीं है, ठीक है। सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे वैलिड है। दूसरी बात, ये वैलिड है तब तक जब तक ओनली व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे तभी ये फोर्स काम करेगा। जब वो मोशन कर जाएंगे तो ये भटक जाएगा, इसको समझ नहीं आएगी ये फोर्स कैसा लगाऊं। इनके बीच में जो फोर्स है रेस्ट पे पड़े तभी बात करेंगे ये, तभी ये फॉर्मूला सही है, नहीं सही। तीसरी बात समझ आया। पहली बात तो है ये पॉइंट चार्जेस पे ही वैलिड होता है। दूसरी बात है ये सिर्फ रेस्ट पे वैलिड होता है। तीसरी बात ये है, मान लो अच्छा ऐसा हो कि ये एक चार्ज है, एक ये चार्ज है, ये तो रेस्ट पे है और ये मूव कर रहा है यार, ये मोशन पे है। एक चार्ज रेस्ट पे, एक मोशन पे। अब क्या होगा, अब क्या वैलिड होगा ये, अब क्या ये वैलिड होगा? देखो दोनों रेस्ट में तो वैलिड पक्का है, दोनों मोशन में तो वैलिड नहीं है। जब एक रेस्ट में और एक मोशन पे तो वैलिड है, तो ये वैलिड है, याद रखना। एक भी रेस्ट में हो तो वैलिड हो जाएगा, दूसरा मोशन में हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर, ठीक। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। अच्छा, अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है यार? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ मान लो ये बोलता 3 चार्ज पड़े हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये 1 चार्ज 2 चार्ज 3 चार्ज। तो ये बोलता है जो फर्स्ट चार्ज है ना, ये मान लो ये सेम चार्ज है यार, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस चार्ज के ऊपर इसके कारण रिपल्शन होगी, इस चार्ज के ऊपर इसके कारण भी रिपल्शन होगी। तो टोटल फोर्स किसके ऊपर लगा इसका? जो तो टोटल फोर्स 1 के ऊपर लगा वो लगा 2 के कारण और 3 के कारण, लगा नहीं? यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है यार, इसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको ऐड कर देंगे तो किधर भागेगा? इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो ये उधर भागेगा, ये उधर भागेगा। इसको लिखो कैसे लिखो? इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, अभी एक्सप्लेन करते हैं। इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस the net sum of any one charge is the vector sum of the forces due to remaining charges। यानी कि एक के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो वाक्यों के फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे। अच्छा, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका वेक्टर सम कर देंगे। बाकी कितने भी चार्ज हैं, 4 होते हैं, एक तो इसके ऊपर इसके कारण भी फोर्स लगता है, तो इसको हो जाता है 4-1। ये भी फोर्स मारता है इसके ऊपर यार। जितने भी इसके अलावा बाकी फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम कर देंगे, उनके फोर्सेस का समझे, उनका वेक्टर सम करेंगे। याद रखना, वेक्टर सम करेंगे। क्लियर है? ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। इसको लिखते हैं ऐसे, F=1 till Fn1 तक। ठीक, क्लियर है? ओके, Fn1 तक नहीं, Fn(n-1) तक। ये लो ऐसे लिखते हैं, Fn(n-1). ठीक है, पक्का? ये सुपरपोजिशन है। जैसे यार एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, सिंपल सा, समझ में आएगा आपको। सुपरपोजिशन के लिए ऐसे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। एक बड़ा ही आसान सा टॉपिक है यार, आगे भी काम आएगा इसलिए करवा रहा हूँ इसको। मान लो ये बोलते हैं कि एक 3 चार्जेस पड़े हैं रेक्टेंगल के वर्टेक्स पे,
रेक्टेंगल के वर्टेक्स पे ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू इनकी, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए बी सी। तो बताओ फाइंड नेट चार्ज एट सी, नेट चार्ज एट सी, सी पे नेट चार्ज बताओ, सी पे बताओ। तो सी पे नेट चार्ज किस तरह होगा, सी पे जो नेट चार्ज होगा वो होगा चार्ज ऑन सी ड्यू टू ए और प्लस चार्ज ऑन सी ड्यू टू बी, वेक्टर सम कर दो इसका, चार्ज ऑन सी ड्यू टू ए निकाल लो, कितना होगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ड्यू टू ए, क्यों के कितना हुआ, के पता नहीं हमें, के क्यू वन प्लस क्यू इंटू क्यू, दोनों चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, ये आया। चार्ज ऑन सी बी कितना आया, इसके कारण दोनों सेम चार्ज रिपेल करेंगे तो कितना आएगा के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, ये भी इतना आया, ये भी इतना ही तो आया, ठीक है। ए मतलब इसको बोल दो एक आया क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दूसरा भी आया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसका वेक्टर सम कर दो, मान लो ये ए फोर्स है, ऐसे नाम दे दिया, ये बी फोर्स है, तो वेक्टर सम क्या आता था 2 का, ऐसा कर दोगे, टोटल नेट फोर्स कितना आएगा इनका सी पे, वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही तो होता है 2 को सम ऐड करोगे यार, 2 फोर्सेस को कुछ एंगल पे लगे हुए हैं तो यही नहीं आएगा, ये भी फोर्स इधर को, ये भी फोर्स इधर को, उसको भी इधर भगाएंगे, इसको भी इधर भगाएंगे, तो रिजल्टेंट ये नहीं होगा। और ये कैसे आएगा, वेक्टर सम हो रहा है, तो ये कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ए कितना आया, के क्यू स्क्वायर बाय आर ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अच्छा ये भी है, इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस 60, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बराबर है तो ये एंगल 60 होगा। अच्छा इसको भी स्क्वायर कर देना, सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, समझ रहे हो, आंसर आ जाएगा। कितना लगेगा, इतना लगेगा नेट फोर्स, इसके ऊपर कितना फोर्स लगा इन दोनों का, ये फोर्स लगेगा, तो उल्टा लिख दिएगा। अच्छा सेम चार्ज नहीं है ये, सॉरी भैया सॉरी, सेम चार्ज नहीं है, ये भी इसको इधर को भगाएगा, ये भी इसको इधर को भगाएगा, तो ये भागेगा ऐसे, ये रिजल्टेंट है एफ नेट, ये वाली सेम नहीं है, साथ हो जाती है गलती यार, गलती हो जाती है, क्या बात है, क्या बात है, कोई बात नहीं है, ठीक। अगर चार्ज बदलेंगे तो यार प्लस माइनस कर देना, रिपल्शन ऐड होगी तो वो देख लेना क्या है, नेट फोर्स रख लेना। अच्छा एक और बात, लास्ट बात याद रखना, जब भी कोई सिमेट्रिक बॉडी होगी ना, जब भी कोई सिमेट्रिक बॉडी होगी और उसके सेंटर में चार्ज पूछ लिया जाए, बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना है उसके सेंटर में, उसके सेंटर में चार्ज कितना है, उसके सेंटर में चार्ज, जैसे यार ये देखो, ये भी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और बोला ये सेंटर है इसका, ये सेंटर में यहाँ पर बताओ कितना चार्ज होगा, और ये बराबर है ए। तो याद रखना, चार्ज ऑन सेंटर ऑफ अ सिमेट्रिक बॉडी पूछ लेता है, इज ऑलवेज 0, बॉडी इज 0। सिमेट्रिक बॉडी ऐसे भी हो सकती थी, ये लो, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये लो, ये भी सिमेट्रिक है, देख लेना, बराबर बराबर हो दोनों साइड में, ये मतलब चारों इक्वल हो चार्ज, तो सिमेट्रिक बॉडी के सेंटर में चार्ज 0 होता है हमेशा, कभी गलती मत करना, एमसीक्यू में पूछ लेता है। क्लियर है, पक्का, चलें फिर, ठीक है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बुक से उठा के प्रैक्टिस करें बेटा। हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जिसमें पढ़ेंगे हम परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह को स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मज़े करिए, इंट्रोडक्शन पढ़िए इस चैप्टर की, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।